हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप KVS PRT का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आपका KVS PRT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में जो हिंदी का पोर्शन KVS के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसमें क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ में जो हिंदी के चैप्टर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उनमें जो छोटी छोटी कहानियां हैं उनसे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी काफ़ी 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं उन बुक्स से पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगर हमारा आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनको मिस ना करें। उसी के लिए जो आज का सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्लास थर्ड की जो हिंदी की बुक है उसके सारी चैप्टर्स की एक समरी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट में कहानी की तरह आपने सुनते रहना है और अगर आप ये सुन लेंगे, समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको जो आंसर है वो क्लिक ज़रूर कर जाएगा। तो जाने से पहले एग्ज़ाम में अगर आपका आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है अपने 6 से 7 नंबर को पक्का करने के लिए। तो सेशन को एंड तक देखना, पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर्स का, क्लास थर्ड की जो हिंदी है उसके क्वेश्चंस का। तो आज की क्लास को हम अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्लास थर्ड की हम यहाँ पर बात करेंगे और क्लास थर्ड की जो हिंदी की बुक है NCERT में, जो उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है मुस्कान। ठीक है, तो ये जो बुक है हिंदी की क्लास थर्ड की उसका नाम मुस्कान है। तो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर हैं, उनको हम समरी वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 to 14 ऑल द चैप्टर्स। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस अगर इस बुक से पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं होंगे। तो अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा आज का चैप्टर होगा उसका नाम है कक्कू। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम कक्कू है और कक्कू चैप्टर में क्या क्या आपको दिया हुआ है वो हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कक्कू चैप्टर के कविता की, जो कक्कू कविता है उसके सारांश की, यानी उसकी समरी की, कि उस चैप्टर में कक्कू जिसका नाम है वो क्या क्या दिया हुआ है। आपने इसका एक भी वर्ड मिस नहीं करना है, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कक्कू कविता है इसमें कक्कू कोयल नामक एक बालक का वर्णन किया गया है। तो कक्कू कौन है? यहाँ पर कोयल है। ये आपको याद रखना है कि कक्कू नाम की कौन है? एक बच्चा है जिसको मतलब होता है कोयल। ठीक है, नेक्स्ट, कविता के पहले भाग में कवि कहता है कि कक्कू कोयल के समान बिल्कुल भी नहीं है। वह तो दिन भर केवल रोता रहता है, जिस कारण उसके दोस्त उसे सक्कू कहकर पुकारते हैं। एक भी शब्द आपको सुनते हुए पढ़ते हुए मिस नहीं करना है। तो कक्कू कोयल के समान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, जिसके कारण और रोने के कारण उसे उसके दोस्त क्या पुकारते हैं? सक्कू पुकारते हैं। ठीक है, और सक्कू का मतलब है जो सिसकियां लेते हुए रोता है। ये भी याद रखना है, सक्कू का क्या मतलब है? जो कि सिसकियां लेते हुए रोता है। तो ये जो स्लाइड है क्लियर होगी। अब कविता के दूसरे भाग की बात करते हैं। कविता के दूसरे भाग में कवि कहता है कि कोयल का स्वर तो बहुत सुरीला होता है, लेकिन कक्कू तो जरा सा मजाक करने पर तुरंत ही गुस्सा करने लगता है, जिस कारण उसके दोस्त उसे भक्कू कहकर पुकारते हैं। भक्कू का मतलब है जो बहुत जल्दी भड़क जाता है। तो याद रखेंगे, सुक्कू मतलब वो सुसक सुसक के क्या करता है? रोता रहता है। और भक्कू का क्या मतलब है? वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। तो कोयल के जैसा वो सुरीला बिल्कुल नहीं है, मजाक थोड़ा सा उससे कर ले तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा करने के कारण लोग उसे क्या कहते हैं? भक्कू कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है।
कविता के तीसरे भाग में कवि क्या कह रहा है कि कोयल मीठा गीत गाती है लेकिन कक्कू तो हर बात में चिढ़ जाता है और बात बात पर झगड़ा करने लगता है, जिसके कारण उसके दोस्त उसे झक्कू कहकर पुकारते हैं। और झक्कू का मतलब जो हमेशा झगड़ा करता रहता है। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि कोयल तो मीठा गाती है लेकिन जो कक्कू है वो हर बात में चिढ़ जाता है, हर बात पे झगड़ा करने लगता है, जिसके कारण उसे कहा जाता है झक्कू। और झक्कू मतलब जो हमेशा झगड़ा करता रहता है। तो ये हमारा पहला जो कविता है, पहला जो पार्ट है, वो चैप्टर खत्म होता है कक्कू। इसके जो पॉइंट्स है आई होप आपने वो समझ लिए होंगे। नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है शेखी बाज मक्खी। दूसरा चैप्टर कौन सा है? शेखी बाज मक्खी। अब इसकी क्या स्टोरी है वो समझ लेते हैं। कहानी के सारांश से शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी एक शेखीबाज मक्खी की है। शेखीबाज का मतलब है जो अभिमानी है, ठीक है, जो अभिमानी है, एरोगेंट है, उस शेखीबाज मक्खी की बात यहाँ पर हो रही है। तो शेखीबाज मक्खी है यानी कि एक अभिमानी मक्खी है। एक जंगल में एक शेर अपना भोजन करके आराम से सो रहा था। वह कई दिनों से नहाया नहीं था। तब एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसके कान में भिन्न भिन्न करने लगी, ठीक है। शेर को इन आवाज से नींद नहीं आ रही थी। वह गुस्सा हो गया और मक्खी को भाग जाने के लिए उसने कहा, ठीक है। मक्खी को उसने क्या बोला? भाग जाने के लिए। वह मक्खी बड़ी घमंडी थी। उसने जंगल के राजा शेर को लड़ने की चुनौती दे दी। तो अब तक क्या हुआ कि एक शेर जो है बहुत दिनों से नहाया नहीं था, सोया हुआ था। तो उसके कान में एक मक्खी भिन भिन करने लगी। शेर ने उसको बोला भी कि परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ, लेकिन मक्खी बहुत घमंडी थी। उसने जंगल के राजा शेर को लड़ने की चुनौती दे दी। तभी शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा लेकिन मक्खी उड़ गई और शेर का जो कान था वो छिल गया। इस प्रकार खुद पर प्रहार करने के कारण शेर स्वयं ही घायल हो जाता है और मक्खी क्या है वो आराम से उड़ जाती है। अंत में क्या होता है? शेर थक गया और उसने मक्खी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम जीती। इस प्रकार मक्खी शेर को हराकर अपने घमंड में चूर हो गई। आगे जाकर उसे रास्ते में एक हाथी मिल गया। पहले को उसको कौन मिला? शेर। अब उसको कौन मिला? हाथी। और हाथी को उसने प्रणाम करने को कहा, ठीक है। हाथी ने अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपनी सूंड को उठाया, मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। लोमड़ी यह सब दूर से देख रही थी। आगे मक्खी ने उसे भी प्रणाम करने को कहा। तो कौन कौन इसमें आए? सबसे पहले शेर आया मक्खी के साथ, फिर हाथी आया, हाथी को उसने प्रणाम करने को बोला, प्रणाम कर दिया हाथी ने। और ये सब जो है दूर से लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी से भी उस मक्खी ने कहा कि मुझे प्रणाम करो। अब लोमड़ी चालाक थी, वह मक्खी को प्रणाम करके बोली कि आप धन्य हो, लेकिन मकड़ी तो आपको गाली दे रही है, आप उसकी खबर ले लो। अब लोमड़ी ने किस पर बात डाल दी? मकड़ी पर, कि मकड़ी आपको गाली दे रही है। अब ये सुनकर मक्खी मकड़ी के पास गई। वह मकड़ी की ओर झपटी और मकड़ी के बनाए जाल में फंस गई, ठीक है। वह जितनी बाहर निकलने का प्रयास करती उतना ही फंस जाती। इस प्रकार मक्खी थककर हार गई मकड़ी के जाल में। मक्खी की ऐसी दुर्दशा देखकर लोमड़ी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। तो ये कहानी थी शेखीबाज मक्खी की। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ये भी चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा चांद वाली अम्मा। थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? चांद वाली अम्मा। अब इसका क्या सारांश है, क्या समरी है, उसकी बात करते हैं। चांद वाली अम्मा। तो इस कहानी में तारा निगम ने एक बूढ़ी अम्मा, तारा निगम इसके राइटर हैं, इन्होंने एक बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बताया है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि चांद वाली अम्मा किसके बारे में है, तो उसमें एक जो बूढ़ी अम्मा है और आसमान है उसके बारे में बताया गया है। तो बूढ़ी अम्मा और आसमान के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कहानी में बताया गया है कि बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी और अपने घर का सारा काम अकेले ही कर लेती थी। हर बार जब वह सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगाने आती थी तो हमेशा आसमान उसकी कमर से टकरा जाता था। सुनिए, जब भी वो घर के आंगन में झाड़ू लगाने आती थी तो हमेशा आसमान उसकी कमर से टकरा जाता था। जब अम्मा उसे घूरती थी तो वह पीछे हट जाता था। इस प्रकार आसमान हमेशा अम्मा के साथ शरारत किया करता था। तो अम्मा के साथ शरारत कौन क्या करता था? आसमान। इसी बीच एक दिन जब अम्मा का किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उस दिन वह बहुत गुस्से में थी। उस दिन जब आसमान अम्मा से शरारत करने लगा तो गुस्से में होने के कारण अम्मा ने
ने उस पर झाड़ू मार दी। किस पर? आसमान पर। तब उस शरारती आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया और अम्मा को ऊपर वो खींचने लगा। अम्मा अब ज़मीन से ऊपर थी और बहुत डर रही थी। तभी अम्मा को बगल में चांद दिखाई दिया और अम्मा झाड़ू के साथ चांद पर बैठ गईं। इसके बाद क्या होता है, ये देखकर आसमान डर गया जब वो चांद पर बैठ गई और वहाँ से आसमान भाग गया। अब अम्मा झाड़ू के साथ ही चांद पर बैठी रह गई और तभी से अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई हैं। तो ये कहानी थी जिसका नाम था चांद वाली अम्मा। चांद से शरारत, जो अम्मा थी उनसे शरारत करता था कौन? आसमान। और एक दिन जब अम्मा गुस्से में थी तो आसमान उनको ऊपर ले गया। वहाँ पर आसमान से बचने के लिए चांद को अम्मा ने देखा और वो चांद पर झाड़ू लेकर बैठ गई और तब से वो वहीं पर बैठी हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आई होप आपको जो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रही हूँ आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 4th चैप्टर की, जिसका नाम है मन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है उसका नाम है मन करता है। इसमें देख लेते हैं क्या इसका सारांश है। ठीक है, मन करता है। मन करता है तो इस कविता में एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया गया है जो बहुत कुछ बनना चाहता है। बालक का दिमाग बहुत चंचल और वह अपनी ही कल्पना में बहुत कुछ बनना चाहता है। ठीक है, ये बालक है, बहुत कल्पनाएं करता है और ये बहुत कुछ बनना चाहता है। इस कविता में कवि कहता है कि बालक का मन सूरज के समान बनकर आकाश में दौड़ लगाना चाहता है और चांद के समान बनकर सितारों पर गर्व दिखाना चाहता है। अब क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं कि आपसे पूछे कि जो बालक है वो किसके समान आकाश में दौड़ लगाना चाहता है? तो सूरज के समान, और चांद के समान बनकर सितारों पे गर्व दिखाना चाहता है। तो चांद के साथ सितारे और सूरज के साथ दौड़। बालक दादा के समान बनकर सभी को डांटना चाहता है, अपने पिता की तरह मूछें भी रखना चाहता है। बालक तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है और कभी कभी कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। वह चिड़िया के समान बनकर चींची चूंचू करके शोर मचाना चाहता है। बालक कभी कभी चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। इस प्रकार ये बालक बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो ये था मन करता है। तो इस बालक का ये सब मन करता है जो हमने इन लाइंस में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, बहादुर बिट्टो। ठीक है, क्लास 3rd की हिंदी की बुक जिसका नाम मुस्कान है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और 5th चैप्टर पर हम आ चुके हैं। फटाफट से हम इन स्टोरीज को पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर का नाम है बहादुर बिट्टो। अब इसमें क्या है तो इसके सारांश पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी बहादुर बिट्टो पंजाब की एक लोक कथा पर आधारित है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कौन सी कहानी पंजाब की एक लोक कथा पर आधारित है तो उसका नाम होगा बहादुर बिट्टो। इस कहानी में एक किसान है और उसकी पत्नी का नाम है बिट्टो। कहानी में बिट्टो की बहादुरी के बारे में बताया गया है क्योंकि कहानी का नाम ही क्या है, बहादुर बिट्टो। तो पंजाब की एक कहानी से प्रेरित है जिसमें एक किसान है, उनकी पत्नी का नाम है बिट्टो और बिट्टो की बहादुरी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं खेती कर रहा था तो वहाँ एक शेर आया। ठीक है, शेर ने किसान से कहा कि वह उसे अपना बैल खाने को दे वरना वह किसान को ही खा जाएगा। ये बात सुनकर बिट्टो ने अपनी बुद्धि लगाई और शेर से कहने को कहा कि उसके लिए एक ताज़ा मोटा घोड़ा लाया जाएगा। इसके बाद बिट्टो ने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर वो बैठ गई। इसके बाद वह खेत में पहुंची और किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फंसाए थे लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है। फिर बिट्टो ने कहा कि इस एक शेर का ही नाश्ता कर लेते हैं। बिट्टो की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। ये सब लोमड़ी ने देखा और शेर से कहा कि वह राक्षसी नहीं है। इसके बाद शेर लोमड़ी की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांधकर वापस खेत को चला गया। उन्हें आता देखकर बिट्टो ने लोमड़ी से कहा कि तुमने तो 4 शेर लाने का वादा किया था लेकिन ये तो एक है। ठीक है, ये बात सुन के शेर बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से तुरंत भाग गया। इसके बाद वह वहाँ कभी नहीं लौटा। अब किसान, उसका परिवार खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। तो ये जो कहानी थी ये बहादुर बिट्टो की थी, कैसे उसने बेवकूफ़ बनाया उस शेर को। तो ये भी जो कहानी है हमारी कंप्लीट होती है। अब हम 6th चैप्टर पर मूव करने जा रहे हैं।
हमसे सब कहते। 6th चैप्टर कौन सा है? हमसे सब कहते। और इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में एक बालक अपनी शिकायतों का वर्णन कर रहा है। कविता में कवि ने उन्हीं शिकायतों को लिखा है। हमसे सब कहते, इसमें बच्चा अपनी शिकायतें जो है वो बता रहा है। कविता के पहले भाग में बालक अपनी शिकायतें बताते हुए कहता है, तो बच्चा अपनी शिकायत कौन सी स्टोरी में बता रहा है? हमसे सब कहते। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे कौन सा अपनी शिकायत बता रहे हैं कौन सी कहानी में, तो हमसे सब कहते वाली कहानी में। पहले भाग में बालक अपनी शिकायतें बताते हुए कहता है कि कोई भी सूरज को रोशनी फैलाने को मना नहीं करता है और चांद को उसकी चांदनी बिखेरने को मना नहीं करता है। दूसरी बारी में वो कहता है कि बालक शिकायत करता है कि हवा को घर के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता और तेज़ बारिश होने पर भी बादल से कोई सवाल नहीं करता। तो यहाँ पर इसने किस किस की चर्चा की? सूरज की, चांद की, हवा की और तेज़ बारिश की। ये भी आपको याद रखना है। कविता के 3rd पार्ट में कहता है बालक कि जब इन सभी को नहीं रोका जाता है तो फिर भैया मुझे पास आने से क्यों रोकते हैं और माँ घर में खिलौने फैलाने से मना क्यों करती हैं, पापा घर के अंदर खेलने से क्यों मना करते हैं। अंत में बालक कहता है कि सभी लोगों का बस तो सिर्फ मेरे ऊपर ही चलता है, जो भी आता है वह डांट लगाता है। तो इस तरह से ये कहानी है बच्चे की शिकायत की और इसका नाम था हमसे सब कहते। और नेक्स्ट चैप्टर 7 पर चलते हैं जिसका नाम है टिप टिप वाह। 7th चैप्टर है जिसका नाम टिप टिप वाह है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते रहें। टिप टिप वाह में क्या है? तो ये जो टिप टिप वाह है ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर जो कहानी आधारित है वो है टिप टिप वाह। इस कहानी में एक बुढ़िया का वर्णन किया गया है जो अपने पोते को सोते समय रोज रात को कहानी सुनाती है। तो एक बुढ़िया है, अपने पोते को सोते समय रोज कहानी सुनाती है। टिप टिप वाह में याद रखिएगा। कहानी में क्या है, ठीक है? तो कहानी में बताया गया है कि एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। तेज बारिश का पानी उस बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया इससे परेशान हो गई थी। उसका पोता कहानी सुनना चाह रहा था, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि सबसे पहले हमें टिप टिप वाह से जान बचानी होगी, यानी बारिश से जान बचानी होगी। तब पोते ने पूछा कि टिप टिप वाह का डर शेर और बाघ से भी बड़ा है? तो बुढ़िया ने कहा टिप टिप वाह का डर इन दोनों से बहुत बड़ा है। ये बात बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा बाघ सुन रहा था। अब बाघ बुढ़िया की बात सुनकर वहां से डरकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था जिसका गधा सुबह से नहीं मिल रहा था। पत्नी के कहने पर वह पंडित जी के पास गया और अपनी परेशानी के बारे में बताया। धोबी की परेशानी को सुनकर पंडित जी ने गधे को तालाब के पास ढूंढने को कहा। जब धोबी तालाब के पास गया तो वहां ऊंची ऊंची खास के पीछे वह डरा हुआ बाघ छुपा हुआ था। वहां अंधेरा था। धोबी ने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। शेर डरा हुआ था। उसने सोचा कि यही टिप टिप वाह है। अब धोबी शेर को गधा समझकर घर लाया और उसे बांध दिया। अगले दिन सुबह सभी ने देखा कि वह एक शेर है तो सब डर गए। ठीक है, तो ये कहानी थी डर की, टिप टिप वाह की। नानी कहानी सुना रही है बच्चे को, बट बच्चे ने बोला कहानी सुनाइए। नानी कहती है पहले टिप टिप वाह से निपट लें। और टिप टिप वाह क्या है कि क्या शेर और बाघ से भी बड़ा डर है उसका? कि हाँ, बड़ा डर है। फिर धोबी का गधा खो गया था, उसे ढूंढने जाता है और शेर को गधा समझकर घर ले आता है। ठीक है, सुबह पता चलता है कि वो क्या था, शेर था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहानी है बंदर बांट। नेक्स्ट कहानी है बंदर बांट। चैप्टर है यहाँ पर 8th चैप्टर है बंदर बांट। इसमें पढ़ लेते हैं इसका सारांश क्या कहता है। प्रस्तुत कहानी दो बिल्लियों और एक बंदर की है। जो बंदर बांट है तो नाम से पता चल रहा है कि बंदर है, लेकिन साथ साथ इस कहानी में 2 बिल्लियां भी हैं। इस कहानी में 2 बिल्लियों की आपस में होने वाली लड़ाई और बंदर की रोटी खा जाने का वर्णन किया गया है। कहानी में एक सफ़ेद बिल्ली और एक काली बिल्ली है। एक सफ़ेद है और एक काली है। दोनों बिल्लियां बहुत भूखी हैं और आगे चलकर कुछ देर बाद उन्हें रोटी की गंध आती है। मेज पर उन्हें रोटी रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन सफ़ेद बिल्ली रोटी लेने से डरती है। काली बिल्ली उस रोटी को ले लेती है। तभी सफ़ेद बिल्ली कहती है कि तुमने मेरे कहने पर
वह रोटी उठाई है। काली बिल्ली कहती है कि इस पर मेरा हक है। इस प्रकार दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी एक बंदर आता है और उनका न्याय करने के लिए वो कहता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि तुमने रोटी दोनों आंखों से देखी या एक आंख से? तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि उसने दोनों आंखों से रोटी देखी। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है कि तुम दोनों टांगों से झपटी थी या एक टांग से? इसके बाद बंदर अपना तराजू निकालता है और तराजू के दोनों तरफ रोटी के 2 टुकड़े वो रख लेता है। तराजू के एक हिस्से में वजन ज्यादा और दूसरे में कम हो जाता है, जिससे बंदर वजन बराबर करने के लिए रोटी को खा जाता है। इस प्रकार बंदर बारी बारी से रोटी के दोनों टुकड़ों को पूरा खा जाता है और भाग जाता है। अंत में दोनों बिल्लियां पछताती हुई रह जाती हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। उसमें किसका लॉस होता है? हमारा खुद का ही लॉस होता है। तो ये चैप्टर जो था हमारा बंदर बांट, ये भी समाप्त होता है। एक बंदर, 2 बिल्लियां थी, एक सफ़ेद और एक काली। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, अक्ल बड़ी या भैंस। इसकी हम यहाँ पर समरी की बात करेंगे। तो प्रस्तुत कहानी में अक्ल बड़ी या भैंस का अच्छे प्रकार से वर्णन किया गया है और इस कहानी में एक पहलवान और एक आफंती नाम का व्यक्ति है। समझेंगे, एक पहलवान है इसमें और एक आफंती नाम का व्यक्ति है। एक दिन पहलवान ने आफंती से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तब आफंती ने पहलवान से उसकी ताकत के बारे में पूछा कि भाई ऐसी क्या ताकत है तुम में? तो जवाब में पहलवान ने कहा कि वह चट्टान को आसानी से उठाकर उछाल सकता है। इसके बाद दोनों शहर की 4 दीवारी के पास चले जाते हैं। आफंती पहलवान से एक रुमाल को 4 दीवारी के दूसरी तरफ फेंकने को कहता है। रुमाल को फेंकने के लिए कह रहा है। तब पहलवान खुद पर घमंड करता हुआ पूरी जोर के साथ रुमाल को फेंकता है, लेकिन रुमाल वहीं गिर जाता है और आफंती उस पर हंसने लगता है। इसके बाद आफंती रुमाल पर एक पत्थर बांधकर उसे एक ही बार में दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। अंत में पहलवान अपना सिर खुजाता ही रह जाता है। देखिए, जो कहानियां हैं इनमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या फेंकने को कहता है आफंती पहलवान को? रुमाल। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कहानी को आप ध्यान से सुने। और इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि केवल शरीर से बलवान होने से कुछ नहीं होता, हमें दिमाग से भी काम लेना होता है। नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्योंजी मल और कैसे कैस लिया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, 10वां चैप्टर होगा, क्योंजी मल और कैसे कैस लिया। इसके सारांश की बात करते हैं तो इस कहानी में 2 दोस्तों और उनके गुरुजी के बीच रोटी बनाने की विधि का वर्णन हो रहा है। तो वो कौन सी कहानी है जिसमें 2 दोस्त हैं और उनके गुरुजी हैं और उनके बीच रोटी बनाने की विधि का डिस्कशन किया जा रहा है? तो उस कहानी का नाम है क्योंजी मल। ठीक है, तो 2 दोस्त हैं, एक का नाम है क्योंजी मल और दूसरे का नाम है कैसलिया। ठीक है, अब क्योंजी मल हमेशा क्यों क्यों करता रहता है और कैसलिया हमेशा कैसे कैसे करता रहता है। क्यों से क्यों क्यों करता रहता है और कैसलिया मतलब कैसे कैसे करता रहता है। एक बार इन दोनों दोस्तों की मुलाकात इनके गुरुजी से हुई। गुरुजी साइकिल से गेहूं पिसाने जा रहे थे। गुरुजी को देखकर उन्होंने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुजी से पहला प्रश्न पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो गुरुजी ने उत्तर में कहा, मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने गुरुजी से दूसरा प्रश्न पूछा, आपको यह साइकिल कहाँ से मिली? गुरुजी ने उत्तर में कहा कि मैं साइकिल शिवदास से लेकर आया हूँ। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, आप आटा पिसाने क्यों जा रहे हो? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं रोटी बनाने के लिए आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि रोटी कैसे बनती है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले रोटी को सानते हैं, फिर बेलते हैं और इसके बाद उसे पका लेते हैं। उन्होंने 5वां प्रश्न किया कि रोटी को सानते क्यों है? तो गुरुजी ने कहा कि आटे में थोड़ा पानी रहता है और आग में तपने पर यह पानी भाप बनकर रोटी को पका देता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उस रोटी को सानते कैसे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले परात में आटा निकालते हैं और उसमें चुटकी भर नमक मिलाते हैं और हाथ से धीरे धीरे पानी डालते उसको मिलाते हैं। तो उन्होंने 7वां प्रश्न पूछा कि आटे को परात में ही क्यों सानते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते रहने पर तो चक्की ही बंद हो जाएगी। और यह सुनकर गुरुजी चले गए। तो ये कहानी थी। वो क्योंकि कैसे कैसे और क्यों क्यों, बस यही सवाल करते रहते थे। उसी पर बेस्ड ये 2 दोस्तों की और एक गुरुजी की कहानी है कि रोटी को कैसे बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। 11 चैप्टर है जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। ठीक है, चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। इसके सारांश की बात कर लेते हैं।
तो प्रस्तुत कहानी मीरा बहन पर लिखी गई है और कहानी में मीरा बहन की अहिंसा के बारे में बताया गया है। मीरा बहन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने अपना परिवार छोड़कर गांधी जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद वह उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में गोपाल आश्रम स्थापित करके वहां रहा करती थी। गांव में आसपास के जंगल से बाघ आने का बहुत खतरा होता था। बाघ कभी कभी किसानों की पालतू जानवरों का शिकार कर लिया करते थे। एक दिन बहुत परेशान होने के बाद वह मीरा बहन के पास गए। कौन? जो जंगल में रहने वाले लोग थे, किसान थे, ठीक है। वो किसके पास गए? मीरा बहन के। गांव के लोगों ने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरा बनाया और उसके अंदर एक बकरी रख दी जिससे बाघ पिंजरे में फंस जाए। अगली सुबह जब वहां लोग गए तो उन्होंने पाया कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है लेकिन बाघ अंदर नहीं है। सब हैरान रह गए और सभी लोग मीरा बहन के पास गए। जब मीरा बहन ने उनकी समस्या सुनी तो कहा कि बाघ को धोखा नहीं देना था, इसलिए दरवाज़ा मैंने ही बंद कर दिया था। तो बात यहाँ पर धोखे की है, अहिंसा की है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी थी मीरा बहन और बाघ की। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, जब मुझको सांप ने काटा। और ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 12 है। 2 चैप्टर और हैं इसके बाद। उसके बाद जो क्लास 3 की हिंदी की बुक है मुस्कान, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जब मुझको सांप ने काटा चैप्टर नंबर 12 में क्या सारांश है चैप्टर का? इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिन का वर्णन किया है और लेखक कहते हैं कि बचपन में उन्होंने एक सांप को नारियल की खोल में जाते हुए देखा। लेखक ने पत्थर का टुकड़ा लगाकर खोल को बंद कर दिया और अपनी नानी के पास चले गए। जब नानी को पता चला वह चिल्लाने लगी और नाना दौड़ते हुए बाहर आए। नाना ने तुरंत लेखक के हाथ से नारियल छीनकर फेंक दिया और कहा कि सांप बहुत खतरनाक होते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद लेखक एक बर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस कारण बर ने उन्हें काट लिया जिससे लेखक को बहुत दर्द होने लगा। नानी ने सोचा कि सांप ने काट लिया है। नाना ने तुरंत लेखक को गोद में लिया। बाग और धान के खेतों को पार करके वह झोपड़ी में पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी लेखक को अंदर ले गया और पीतल के बर्तन में पानी लेकर वो मंत्र पढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कुछ समय बाद लेखक का दर्द ठीक हो गया। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली पानी में धोई और लेखक को पानी पीने को दिया और कहा अब तुम खतरे से बाहर हो। सभी लोगों ने उस आदमी को धन्यवाद दिया। नाना ने उसे बहुत सारे उपहार भी दिए। तो ये कहानी थी कौन सी? जब मुझको सांप ने काटा। तो इसमें बात हो रही है लेखक के नाना की, नानी की और किसकी? बूढ़े आदमी की। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं 13, जिसका नाम है मिर्च का मज़ा। तो इसमें क्या सारांश है इस कहानी का, वो पढ़ लेते हैं। तो मिर्च का मज़ा कविता में कवि ने एक काबुली वाले की प्रसिद्ध कहानी बताई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों से उन्होंने एक काबुली वाले के बारे में सुना है। कहानी के अनुसार एक काबुली वाला था, उसने कभी लाल मिर्च देखी नहीं थी। लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो काबुली वाले ने सोचा कि ज़रूर कोई मौसमी फल होगा, उसको खाने से ताकत आ जाएगी। ये सोचकर उसने एक कुंजड़िन को एक चवन्नी देकर अपना झोला फैलाया। काबुली वाले ने कुंजड़िन को कहा कि यह खाने की चीज़ है। तो कुंजड़िन उत्तर देती है कि ये तो सब खाते हैं। इसके बाद कुंजड़िन ने एक सेर लाल मिर्च से उसकी झोली भर दी। काबुली वाला इस सस्ते सौदे से बहुत खुश था। इसके बाद वह नदी के किनारे बैठकर मिर्च को खाने लगा। आगे कवि कहते हैं कि लाल मिर्च खाने के तुरंत बाद काबुली वाले की जुबान जलने लगती है और उसकी आंखों से पानी आ जाता है। काबुली वाला सोचता है कि उसने मिर्च खरीदने से पैसे खर्च किए थे, वह बिना पूरा पैसे वसूले उसको नहीं छोड़ सकता। आंखों से आंसू आने के बाद भी वह अपनी आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और गुस्सा करते हुए लाल मिर्च को सीसी करते हुए खाता जाता है। तभी एक सिपाही वहाँ आकर उससे लाल मिर्च नहीं खाने को कहता है। काबुली वाला ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और सिपाही को वहाँ से चले जाने को कह देता है। अंत में वे कहता है कि मैंने इन लाल चीमियों पर पैसा लगाया है, इसलिए मैं इन्हें ख़त्म ज़रूर करूँगा। तो हाँ, उसने पैसे लगाए थे तो भले ही वो मिर्च थी पर उनको पूरा खा रहा था। तो ये कहानी थी मिर्च के मज़े की, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट चैप्टर है सबसे अच्छा पेड़। 14 चैप्टर है क्लास 3 की हिंदी बुक का, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो इस बात में हम इससे पहले, अगर आपको जो कहानियाँ हैं, जो कविताएं हैं, ये पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
नेक्स्ट जो लास्ट हमारी यहाँ पर कहानी है सबसे अच्छा पेड़, उसका हम सारांश पढ़ लेते हैं। ये जो कहानी है सबसे अच्छा पेड़, ये 3 भाइयों की है। याद रखिएगा 3 भाइयों की कहानी कौन सी है, सबसे अच्छा पेड़। लेखक ने कहानी के माध्यम से पेड़ों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। एक दिन सुबह तीनों भाई अपने लिए नए घर की खोज में निकल पड़े। 3 भाई थे, अपने लिए नया घर खोजने के लिए सुबह वो निकल पड़े। आगे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वे तीनों उस आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तीनों बैठकर पेड़ के पके आम खाने लगते हैं। तभी बड़े भाई ने कहा कि मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, और कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े भाई ने उन दोनों को बताया कि जब आम कच्चे होंगे तो इसका अचार बना सकते हैं, पक जाने पर मीठे मीठे आम को हम खा सकते हैं। इस प्रकार बड़े भाई ने आम के पेड़ के नीचे ही अपनी झोपड़ी बना ली और वहीं पर रहने लगा। बाकी के दोनों भाई आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलते चलते आसमान में बादल छा गए। तभी उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। दोनों ने केले का पत्ता काट लिया, पत्ते को उन्होंने अपने सिर के ऊपर रख लिया, जिस कारण वे दोनों भीगे नहीं। कुछ देर बाद जब बारिश रुक गई तो दोनों ने केले के पत्ते पर खाना लेकर भरपेट खाना खाया, साथ ही केला भी खाया। तभी दूसरा भाई बोलता है कि यहीं पर मैं घर बनाऊंगा, मुझे तो केले का पेड़ बहुत अच्छा लगा। वह बोला हम केले को खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, केले बेच सकते हैं और उन पैसों से चावल खरीद सकते हैं। इस प्रकार दूसरे भाई ने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली। अब तीसरा भाई अकेले ही आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे नारियल का पेड़ मिला, तो उसे बहुत प्यास लग रही थी। तभी एक नारियल ऊपर से नीचे गिर गया। उसने चाकू से नारियल की जटाएं साफ की और नारियल का मीठा पानी पी लिया। तीसरा भाई वहां बैठकर सोचने लगा कि आम और केले का पेड़ बहुत अच्छा होता है। वह नीम के पेड़ के बारे में सोचते हुए कहता है कि नीम के पेड़ की दातून अच्छी होती है। यदि कोई घर में बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। ठीक है, नारियल के इसके बाद हाँ, जो तीसरा भाई है, नारियल के फल की जटाओं से रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं। वो नारियल की भी बात करता है। नारियल के फल की जटाओं से रस्सी बनाई जा सकती है, इनसे चटाई भी बनती है, नारियल का पानी भी पिया जाता है, नारियल के गोले से तेल, साबुन आदि बनाया जा सकता है। इस प्रकार तीसरे भाई मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे लिए तो नारियल का पेड़ ही अच्छा है। तीसरा भाई नारियल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लेता है और आनंद से रहने लगता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई पेड़ अच्छा या बुरा नहीं होता है, सभी पेड़ की अपनी अलग अलग खासियत होती है। इस प्रकार सभी मनुष्यों की भी अलग अलग खासियत होती है। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ अपने आप में यूनिक होती है। उसमें कोई अच्छी चीज़ भी होती है तो कोई बुरी भी होती है। तो हर चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह क्या है, अलग होती है। तो ये आज हमने जो हिंदी की बुक थी, हिंदी की क्लास 3 की, उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपका आने वाले दिनों में KVS PRT का एग्जाम है तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। अब जाने से पहले आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और अगर मैं कोशिश करती हूँ क्लास 4th और 5th की हिंदी की इसी तरह कहानियाँ आपको यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जैसे नेक्स्ट वीडियो आती है, जिससे आपको उसका लिंक फटाफट से मिल जाए। जाने से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर को क्लास 4th की जो या 5th की हिंदी है उसको हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो समय ख़राब ना करते हुए अपनी तैयारी को करते रहिए। आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर अपने किसी भी डाउट्स को पूछ सकते हैं, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको लिंक के साथ मिल जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।